जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.1। चैप्टर हमारा 13 है जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता यानी कि अंग्रेजी में अगर हम बोले तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। समझिएगा बच्चे, यदि हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी को हमने 9, 10 और 11 में भी सीखा है। ठीक है, तो समझिएगा, ध्यान करो। यदि हम बात करें बच्चे 9, 10 में हमने जो प्रोबेबिलिटी सीखी थी वो एकदम सिंपल प्रकार की प्रोबेबिलिटी हमने सीख रखी है। 9, 10 की हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो सिंपल प्रकार की है। बता दे रहे हैं कि जब बात करोगे हमारे कान में आवाज आती है, हमको डिस्टर्ब होता है, बता दे रहे, बात मत करो, बता दे रहे हैं। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ताकि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझा सके। तो प्रोबेबिलिटी बच्चे अगर हम 9, 10 की बात करें तो वहां पर हमने जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी सीखी थी वो सिंपल प्रकार का सीखा था। हालांकि उसका कुछ बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे अगर बच्चे हम बात करें, एक सिक्के पर कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। तो अब अगर वहां सिक्का उछाला जाएगा तो यहाँ भी उछाला जाएगा, यहाँ भी सिक्का से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो पहले बात आपको सिक्कों को जान लेना चाहिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, सिक्के पर 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। अब अगर बच्चे बात करें, हम सिक्के को अगर उछालते हैं तो हेड या टेल आने की संभावना होती है। कभी कभी आपसे ये कहेगा कि एक सिक्के को हम 2 बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं, 4 बार उछाल रहे हैं। तो ये समझिएगा ध्यान से उसके कुल संभावित परिणाम कितने बनेंगे। ये मुन्ना समझिएगा, सिक्के पर कितने पहलू होते हैं? 2। आप लिखिए 2। जितनी बार उछाल रहा, अगर हम कह दें कि एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम कितना होगा? कितना होगा? 8 होगा। समझिएगा कैसे, एक सिक्के पर 2 पहलू होते हैं, जय बार उछाल रहे हैं तय बार कर दीजिए, घात लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 2 के घाते 3, यानी 2 गुणते 2 तो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। बस नहीं, यानी अगर हम एक सिक्के को अगर 3 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 8 होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर 8 परिणाम आएंगे कि नहीं आएंगे, हम दिखा सकते हैं आपको। जैसे समझिएगा ध्यान से, मान लेते हैं हमने एक सिक्के को जो हम 3 बार उछालें, अच्छा 3 सिक्कों को 1 बार उछालें, परिणाम सेम देगा। ठीक, एक सिक्के को हम 3 बार उछालें या 3 सिक्के को 1 बार उछालें। तो यहाँ समझिए, हमने मान लिया कि पहली बार उछाला तब पर भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड आ सकता है। या हमने माना कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आ सकता है, तीसरी बार तो टेल आ सकता है। या हमने माना कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार भी हेड आ सकता है ना। या मान लिया हमने कि हेड आया, टेल आया और टेल आया, 4 लिख लिए यदि आप, तो 4 इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। मान लेते हैं कि पहली बार टी आया, दूसरी बार भी टेल आया, तीसरी बार हेड आ सकता है। अब इसका उल्टा कर दीजिए। हमने मान लिया कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल आया। या मान लेते हैं पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया और तीसरी बार भी हेड आया। या मान लेते हैं कि तीनों के तीनों बार टेल ही आ सकता है। तो ये देखिए, ये कुल 8 संभावित परिणाम हो गए हमारे। कितना? 8 हो गया ना? 8 हो गया। हाँ, 8 इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप जितना भी अंदाजा लगाएं, इससे बाहर जाएगा तो बताइएगा। आप कह सकते सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, बताइए, कोई बताएंगे, इस पर आप ही करेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो ये जानिएगा कि यदि मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूंगा तो 8 परिणाम, या 3 सिक्कों को 1 बार उछालूंगा तब पर भी 8 परिणाम। या एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तब कितना होगा? एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे कितना होगा? 4। 2 के घाते 2, यानी 2 दूना 4। ये तो हो गया सिक्के से रिलेटेड। ये बच्चे समझिएगा, यदि हम बात करें पासे पर, हो सकता है पासे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले मैं उसको बता देता हूँ। पासे की यदि बच्चे हम बात करें तो पासे पर 6 फलकें होती हैं। कई फलक? 6 फलक। तो अगर मैं एक पासे को 1 बार फेंकता हूँ तो कितने परिणाम आ सकते हैं? 6 परिणाम ही आएंगे। या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई आ सकता है। अगर मैं एक पासे को 2 बार फेंकता हूँ या 2 पासे को 1 बार फेंकता हूँ तो 6 फलक होती है। 6 के खाते 2 कर दीजिए, 6 छक्के 36। एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासे को 1 बार फेंके तो 36 परिणाम होगा। ये 3 बार फेंकते तब 6 छक्के 36, छक्का 216 होता है। बात सुनाई? तो ये जानते रहिएगा। बाकी ताश से रिलेटेड बता देंगे, आएगा तब। अब क्या बताए, सो बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वो। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम प्रायिकता के बारे में समझ लेते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो बच्चे, अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी हमारी जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाइज करती है। प्रोबेबिलिटी हमारी जो होती है बच्चे, वो 0 से लेकर कहां तक लाइज करती है? 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी 0 अथवा 0 से बड़ी हो सकती है, 1 अथवा 1 से छोटी। किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। यानी एक पॉइंट आपका ये हो गया
ये पिछला ही चीज अभी मैं बता रहा हूं, जानते रहेगा। ये हो सकता है। उसके बाद बच्चे एक घटना और समझ, एक चीज और समझ लीजिए कि अगर हम बात करें, हमें कभी कभी, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन चीजों का कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। समझिए, कभी कभी हमको घटना घटित होने की प्रायिकता दे देगा और नहीं घटित होने की प्रायिकता को पूछ लेगा। घटना घटित होने की प्रायिकता को देकर नहीं घटित होने की पूछ लेगा, या नहीं घटित होने की प्रायिकता को देकर घटित होने की प्रायिकता को पूछ लेगा। तो क्या करना है आपको, जो भी देगा, जैसे मान लेते हैं कि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट चाहिए, यानी घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता दे देगा, तो हमारा फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो हम क्या करेंगे, 1 में से घटना घटित होने की प्रायिकता को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक। उसके बाद एक चीज होता है बच्चे, समप्रायिक। क्या होता है, समप्रायिक का मतलब होता है कि किसी घटना के जितना घटित होने की संभावना है उतना नहीं घटित होने की भी संभावना हो, तो ऐसी घटनाओं को हम समप्रायिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समप्रायिक। जिसके घटना घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता अगर बराबर होती है, उतनी ही संभावना होती है, तो हम ऐसी घटनाओं को समप्रायिक घटना कहते हैं। और यहां समझिए, ऐसी घटना बच्चे जो होती है, ऐसी घटना जो घटित हो ही ना सके, उसे हम अनिश्चित घटना कहते हैं, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। यानी ऐसी घटना जो घटित हो ही ना सके, उसे क्या कहते हैं हम, अनिश्चित। अनिश्चित, ठीक, अनिश्चित घटना कहते हैं। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, यानी जब घटना घटित ही नहीं होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चे, उसकी प्रायिकता 0 होती है। उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 है। ठीक। और ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है, उसे हम निश्चित घटना कहते हैं। ठीक, निश्चित ना होता है। तो आए बच्चे समझेगा, इस पर माता रहेगा, हमने जल्दी के चक्कर में दिया। अनिश्चित, तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है, उसे, यानी कि घटित होना निश्चित हो, ऐसी घटनाओं को हम निश्चित घटना कहते हैं। उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ये जानते रहिएगा। अरे बच्चे, इन सब बताने के चक्कर में हमने आपको प्रायिकता तो बताया नहीं कि प्रायिकता की परिभाषा क्या है, उसको भी जान लीजिए कि प्रायिकता की परिभाषा क्या है। तो किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। इन प्रायिकता में कुल मिलाकर संभावना लगाई जाती है। तो किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब यहां समझिए, प्रायिकता को अक्सर हम लोग P ऑफ E से डिनोट करते हैं। इसका भी रीजन समझ लीजिए क्या है। P से होता है प्रोबेबिलिटी, इसे P लिखते हैं, और E हमारा जो है वो इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की प्रायिकता हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और हिंदी में कहेंगे घटना की प्रायिकता, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से इसको डिनोट किया जाता है। ये तो बात रही पिछली क्लासों की, जो हमने 9-10 में सीखा था, 11 में, वो हमने आपको बता दिया। अब यहां पर हम सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 13.1 जो है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, उसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूं बच्चे। हमने मान लिया मुन्ना, इसको मिटा दे रहे हैं सबको। देखिए ये बच्चे, अब हम मान लेते हैं कि कोई एक घटना हमारी है, माना हमने घटना ई, हमने माना कि हमारी कोई एक घटना ई है। अगर उसको मान लिया हमने कह दिया कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, या एक चित्त की प्रायिकता, एक चित्त हो, चित्त मतलब हेड, एक हेड हो,
तो अगर मैं इसका अनुकूल परिणाम निकालूंगा केवल एक हेड हो, तो एक हेड किस में है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने परिणाम है? दो। कहाँ? अच्छा, एक हमारा हो जाएगा HTT और क्या TTH और THT, ठीक है। अब अगर मान लिया हमारी ये घटना ई हो गई, जिसमें हमने कहा कि एग्जैक्ट एक ही चित्त हो, केवल एक चित्त हो, यानी केवल लिख दीजिए, केवल एक चित्त हो। घटना हमारी जो है ई घटना जो है, इसको हमने मान लिया केवल एक चित्त हो, यानी केवल एक हेड हो, ठीक। जिसमें ने वही लिखा जिसमें केवल एक हेड हो। अब यहां पर मैं बात लिख दे रहा हूं, यहां लिखता हूं एक घटना को ही हमने मान लिया, या लिखेंगे कम से कम एक चित्त हो। कम से कम एक चित्त हो, यहां समझिए इसमें हमने लिखा है केवल एक चित्त हो, एग्जैक्ट एक हेड आना चाहिए। इसमें हमने लिखा है कि लिस्ट यानी मिनिमम जो है, लिस्ट जो है वो कितना हो, एक चित्त हो। इसका मतलब समझिएगा, कम से कम का मतलब समझिएगा, जैसे हम कह दें कि आपको पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए या 33% चाहिए। कम से कम आपको कितना चाहिए? 33%। इसका मतलब समझते हैं आप लोग कि यहां समझिए, हमने मान लिया कि मान लेते ऐसे मान लेते कि मैथ में आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। मैथ में आपको पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए। इसका मतलब है कि यदि आप 33 से कम 32 पाते हैं तो फेल हो जाते हैं, 33 से कम 32 पाएंगे तो क्या हो जाएंगे। लेकिन अगर 35 पाएंगे तब, और 40 पाएंगे तब, 80 पाएंगे तब, 90 पाएंगे तब, यानी कम से कम का ये मतलब होता है कि उतना होना चाहिए, ज्यादा चाहिए जितना हो। कम से कम का मतलब होता है कि जो कहा जा रहा है वो होना चाहिए, उसके बाद ज्यादा चाहिए जितना हो, कोई दिक्कत यहाँ पर कह रहा है कि कम से कम एक चित्त हो, यानी एक हेड तो होना चाहिए, उसके बाद चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी घटना F जो बनेगी, घटना F का बन जाएगी बच्चे, ये बन जाएगा ट्रिपल H, क्योंकि कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हो जाएगा डबल HT, HTH, HTT, डबल TH और THT, THH, ये हो गया, ठीक है। अब समझिएगा, अगर बच्चे मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना चाहूं, इंटरसेक्शन आपने पढ़ा है कहाँ? 11th में आपने इंटरसेक्शन सीखा था और यूनियन भी सीखा था। तो यूनियन के लिए हम बताए थे कि जो मैच करता है उसको भी एक बार राइट डाउन करते हैं और जो नहीं मैच करता उसको। लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक, अगर हम निकालना चाहें ई इंटरसेक्शन F, तो क्या बनेगा बच्चे? समझिएगा ध्यान से, दो क्या हो जाएगा? यही HTT है, इसमें TTH है और THT, चलिए ये हो जाएगा हमारा HTT, TTH, THT, ठीक। अब अगर बच्चे मैं बात करूं तो सबकी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, अच्छा फार्मूला आपको शुरुआत में लिखवा नहीं का, जो आप छोटी क्लास पढ़े हैं। ये बच्चे बार यहाँ फार्मूला लिख दें। किसी घटना की प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम अपान अनुकूल परिणाम अपान कुल संभावित परिणाम। यह प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, अनुकूल परिणाम अपान कुल संभावित परिणाम। ये आपने छोटी क्लास में यानी कि 9-10 में आपने सीखा था। तो यहां समझिए, अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है? प्रोबेबिलिटी 1 2 3 है,
और यदि हम कुल संभावित परिणाम की बात करें तो कुल कितना था, 8 था, तो हो गया 3/8। हाँ किसमें से? हाँ अभी तुमने केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला है ना, तो अनुकूल उसका कितना है 3 और कुल संभावित कितना है 8 है ना। अरे 3 सिक्के हमने उछाले थे या एक सिक्के को 3 बार हमने उछाला था, कुल संभावित परिणाम दिया है पूरी संभावना। उसके बाद समझिएगा हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो होगा अनुकूल अपान संभावित। तो जब एफ का निकालेंगे तो एफ का अनुकूल देखेंगे, एफ का अनुकूल कितना है 7 है और कुल संभावित कितना है 8 है। ठीक, ये बना आपका। अब अगर हम इसी तरीके से बात करें बच्चे, समझिएगा ध्यान से, अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का, यह कितना है 3 और कुल कितना है 8। तो अगर हम किसी का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, तो अभी तो हमने आपको बताया कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम। अब हम सीखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझिए, हमसे पूछा जाएगा, जैसे कहेगा कि घटना ई की प्रायिकता बता दीजिए जबकि घटना एफ घटित हो चुकी हो। यानी कि एक घटना पूछेगा कंडीशन के अनुसार, यानी किसी घटना की प्रायिकता पूछेगा, कुछ कंडीशन से होंगे और वो कुछ कंडीशन से क्या होंगे कि दूसरी हमारी घटना कोई एफ है वो घटित हो चुकी है। कंडीशन मतलब ये होता है ना कि भैया आपको पास होना है तो इतना ये करना पड़ेगा, इन्हें कटाव रख दिया गया। इसी तरीके से हमसे किसी घटना की प्रायिकता माने तक हमारे पास दो घटना कोई ए और बी है, कहेगा घटना एक ही प्रायिकता बताइए, घटना एक ही प्रायिकता बताइए जबकि घटना एफ घटित हो चुकी हो। ठीक है, तो कभी कभी समझिएगा इस तरीके से ई और एफ घटना देकर के पूछेगा। और यहां समझिए जब हमसे पूछेगा कि घटना ई की प्रायिकता बताइए घटना एफ के लिए, तो इसका एक फार्मूला होता है। यानी कि हमने बताया आपको परिभाषा कि घटना ई की प्रायिकता अगर पूछा तो कहेंगे घटना ई की प्रायिकता तब जब घटना एफ हमारी घटित हो चुकी है। तो इसी को अगर हम एक फार्मूले का रूप देना चाहें तो ऐसे समझिएगा, हमने यहां लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना चाह रहे हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, लेकिन इसके कंडीशंस किस पर डिपेंड है, एफ पर, है ना, किसके डिपेंड है, एफ पर। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। अगर हम निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, तो होता क्या है, होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान, जो भी अपान में होगा वही अपान में आता भी है। या भी ऐसे समझिएगा जब कभी शब्द के रूप में देगा जो घटना घट चुकी होती है, तो कौन सी घटना, एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हमारा एक फार्मूला बन गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यानी कि कंडीशनल प्रायिकता का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक मुख्य फार्मूला है। आए बच्चे आगे कुछ और बातें समझ लेते हैं। यहाँ समझे, तो एक आपको बता दिया कि यदि प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है तो यहाँ समझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और यहाँ ई और एफ नहीं हो सकता है, ए बी भी ले सकता है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, ए ले सकता है, बी ले सकता है, कुछ नहीं। और समझिएगा यहाँ पर हमने आपको सिखाया कि कैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की घटना निकालेंगे, कैसे आप एफ निकालेंगे। इसको भी आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं। इसका भी अनुकूल कितना है 3 और संभावित कितना है 8। अगर इसको आप दिक्कत हो रहा है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। तो अनुकूल कितना है इसका 3 है और संभावित कितना है 8। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक हमने बच्चे फार्मूला सीखा था, पहले से उसमें यहाँ समझ, अभी हमने इससे पहले बताया था। एक फार्मूला तो आपका मेन ये हो गया, यहाँ इसको स्टार मार्क करके लिख दे रहे हैं। एक मेन हम बता रहे हैं ना, क्या घबरा रहे हैं, पहुंच रहे हैं ना वहां पर। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से देखिए, एक तो आपका ये हो गया। दूसरी यदि हम बात करें तो हमसे भी हमने बताया था, अभी हमने शुरुआत ये बताया था कि कभी कभी हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे करके
मान लेते जैसे 0 कुछ देगा, 0 पॉइंट समथिंग या 1.2 अगर ऐसे कुछ दे करके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट पूछ लेगा। तो ई नॉट के लिए भी हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो कभी कभी आप, अब आपको कंडीशनल पढ़े तो कंडीशनल देगा, यानी कभी कभी आपको ऐसे दे देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ दे करके, ठीक, और ई नॉट की पूछ लेगा। तो घबराने की बात नहीं, तो क्या करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट अपान एफ बराबर आपका होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, ये बन जाएगा आपका, ठीक। जैसा यहाँ पर सिंगल था तो सिंगल घटा दे, वहां पर जो था वही घटा रहे हैं 1 में से। अभी मैंने आपको बताया कि प्रायिकता कितना होती है, 1 से 0 से 1 के बीच में लाइज करती है, तो 1 में से ना घटाएंगे सब। यहाँ समझिए, एक बात और समझ लीजिए, एक ही घटनाओं की समस्त प्रायिकताओं का योग जो होता है वो 1 होता है। यानी अगर एक ही घटना है, उसकी कई मतलब कई प्रायिकता है, तो सभी प्रायिकताओं को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। उसके बाद सच्चे बच्चे एक फार्मूला और है, जैसे आपको ऐसे दे दे प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्कर भी ए यूनियन बी अपान एफ, तब क्या होगा बच्चे, समझिएगा ध्यान से। तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान एफ। एक फार्मूला ये भी जानते रहेगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये भी जानते रहेगा कि अगर हमसे जैसे यूनियन करके पूछ लेगा, ठीक, अब हो सकता है इंटरसेक्शन करके पूछ लेगा, तो इसी फार्मूले से हम जो है, देखो कभी कभी जरूरत तो है नहीं कि अपान में पूछेगा, अपान में जैसे देखो, ये देखो ई अपान एफ, ई अपान एफ था ना, यहाँ ई का काम पूरा ये कर रहा है, यहाँ ई का काम कौन कर रहा है, पूरा ये कर रहा है। इस दशा में हम क्या काम करेंगे, अगर ऐसा आता है तो इसलिए हमारा फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान एफ। अब कभी ये दे करके वो पूछेगा, या ये दे करके ये दे करके ये दे करके इसको पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर इसको इधर ला देंगे। तो हम पक्षांतर तो जानते हैं, पक्षांतर करके हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। और केवल अगर ऐसे पूछ ले बच्चे, ऐसे निकालने के कहा दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या इसको आप नहीं निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं। अरे भैया देखो, ए और बी में दोनों में यूनियन का है, अरे यूनियन को हमने बताया था ना, ई अपान एफ कर दो। तो अगर हमको ई और एफ का यूनियन चाहिए, तो जो मिलेगा उसको भी एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी एक बार लिख देंगे। और फिर क्या हो जाएगा, मान लेते वो इसका कुछ आ जाएगा, काउंट करें कुछ आएगा, अब तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे, अनुकूल परिणाम अपन संभावित परिणाम, तो इसका अनुकूल हो जाएगा, जितना पूरा रिजल्ट रहेगा वो संभावित हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बात सुनाई। तो यहाँ समझिएगा, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 13.1 के लिए हमने 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त सीखे। तो वो तो हम एक तक जो हमने जो बताया था वो सारी चीजें क्लास 10th तक थी, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो ये है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि अगर किसी घटना ई की प्रायिकता तब पूछ रहा है जब घटना एफ की घटना घटित हो चुकी है, तो उसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, यानी इसे कहते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो यहाँ समझिए ई अपान एफ बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और ई इंटरसेक्शन एफ कैसे आप निकालेंगे वो भी जाने। अब ये तो हालांकि देगा, हालांकि ये चीज देगा तो आप रख देंगे, नहीं देगा तो भी, अगर ऐसे देगा तो भी आप निकाल सकते हैं। हमने आपको बता दिया निकालेंगे कैसे आप, अगर एफ ई की घटना अलग दे दे, एफ की घटना अलग दे दे, पूछ रहे बताइए भैया बता दो, तो आप बता सकते हो। नहीं तो आपको क्या करेगा, यही चीज देगा, यही चीज देगा, ये पूछ लेगा, तो रखो सॉल्व कर दो। लेकिन ये जानते रहो कि जैसा कि मान लेते हैं, ऐसे कहा दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए बताओ, तब क्या कहोगे आप, कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, अपान में कौन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ये चीज अपान में आता है, ये जानते रहिए।
एक हमारा कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा ये कि यदि हमको घटना घटित होने की प्रायिकता दे करके घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछेगा तो क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट अपॉन एफ पूछेगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। दूसरा हमारा हो गया कि इस तरीके से दे सकता है यूनियन या इंटरसेक्शन बना करके, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ। अगर पूछ रहा है हमसे तो हम क्या काम करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ वाले फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इनमें से हमसे कोई पूछा सकता है, इसको देकर इसको पूछेगा, या इन दोनों को देकर के और इसको देकर पूछेगा, तीन कोई दे करके पूछ लेगा, या इसको देकर के इसको पूछ लेगा, तो कोई पूछा जा सकता है। हम लोग पक्षांतर वगैरह करके आसानी से वहां से निकाल सकते हैं, है ना। हाँ तो बच्चे आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 के इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया है। बाकी अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो इस एक्सरसाइज के प्रश्नों पर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।